हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस पीसेस। तो हम कल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे थे और उसी में आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो मैंने इसको दो पार्ट में कंप्लीट करने का प्रयास किया है। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं क्वेश्चन। कल हम ये क्वेश्चन कर रहे थे तो इसमें हमने देखा कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में। तो ये आर्टिकल 97 जो है ये 97th अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था 2011 में। तो ए का 3 प्रोटेक्शन ऑफ SC/ST रिजर्वेशन एंड फिलिंग बैकलॉग ऑफ वैकेंसीज। तो ये जो है बी वाला बी इसको 81st अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट NJAC का फॉर्मेशन जो था वो 99th अमेंडमेंट एक्ट के था एंड लिमिटेड द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत था। ठीक है, तो आंसर इज 3142 इसका कोड है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इट इज नोटेबल दैट द बेंच ऑफ 5 जजेस प्रिसाइडेड बाय जुडिशियल JS खेयर ऑन October 16 2015 declared NJC and 99th amendment as void। तो क्योंकि कोलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए NJC लेकर आया गया था, 99th अमेंडमेंट बिल गवर्नमेंट लेकर आई थी, बट जो गवर्नमेंट थी उसने 99th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो लेकर आई थी कोलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट। बट सर मतलब इसको जो था 5 जज की बेंच दी JS खेर के तहत इसको मतलब नल एंड वॉइड कर दिया गया और कोलेजियम सिस्टम अभी भी बरकरार है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था वो 1976 में था। ठीक है, तो एक आध 3 है। 52nd जो था वो 1985 में था। 86th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो 2002 में। 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। ठीक है, तो आंसर इज 3142। ठीक है, आप देख सकते हो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1972 इफेक्टिव फ्रॉम 3/1/1977, 52nd 1/3/1985 एंड 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2010, 96 2011। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज टर्म एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था 42वां संशोधन जो था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। Consider the following statement regarding the 42nd Amendment to the Constitution of India. It added 3 words of member socialist, secular and integrity. ये सही बात है। It added 8 fundamental duties to the Constitution. So तो इसमें कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं ऐड करी गई थी। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया। सो ओके, तो इसमें सॉरी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, इट वाज 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज करी गई थी। बाद में 11th वाला जो था वो बाद में ऐड किया गया। ओके, तो आप देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है। इट एडेड न्यू आर्टिकल 39 नहीं, आर्टिकल 43 है 47। तो ये भी गलत है। इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये सही है, बट हमें इनकरेक्ट बताना है, तो इसमें 2 और 3 जो है वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, Which of the following constitutional amendment is related to the fundamental duties? तो आर्टिकल 42 जो था उसमें 10 fundamental duties ऐड किए गए थे। What is not true about 44th constitutional amendment? तो this amendment was brought by Janata government 1977. With this constitutional amendment, changes in 42nd constitutional amendment was made. Through this amendment, first time it was made clear in constitution that president cannot act against the advice of council of ministers. So it is incorrect. As per the amendment, president can return the advice of council of minister for consideration as many times as he wants and he is still set। तो ये दोनों स्टेटमेंट थे वो गलत थे, तो आप ये या ये दोनों में से कोई एक मतलब करते तो आपको मार्क्स मिलता। बट आप देख सकते हो कि इसमें ऐसा कुछ था नहीं, लाइक कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ठीक है, So next question आप देख सकते हो, which one of the following amendments of the Indian Constitution empowers the President to send back any matter for reconstitution by the Council of Ministers? तो आंसर 44th Amendment Act। ठीक है,
The 44th Amendment to the Constitution of India introduces the article placing the election of Prime Minister beyond judicial review. Supreme Court of India struck down the 99th Amendment of the Constitution to the Constitution as being violative of the independence of judiciary. तो पहला जो है 44th Amendment or to the Constitution of India introduces the article placing the election of the Prime Minister beyond judicial review. तो there nothing beyond judicial review. ठीक है, तो first statement is incorrect. Okay, and the second one is Supreme Court of India struck down the 99th Amendment to Constitution of India as being violative. तो हाँ, जस्टिस JS खेयर कमेटी जो थी, जो 5 जजों की बेंच थी, उन्होंने इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था अगेंस्ट कोलिजियन सिस्टम. ये लाया गया था सरकार की तरफ से. आंसर इज 2 ओनली. Which constitutional amendment act dealing with the National Judicial Appointment Commission was declared unconstitutional by the Constitution Bench of Supreme Court? तो 99th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो आप देख सकते हो. सेम विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैंड फ्लोर क्रॉसिंग बाय मेंबर इलेक्टेड पार्टी टिकट टू द लेजिस्लेचर. तो 42वें संशोधन के तहत जो एंटी डिफेक्शन लॉस लाए गए थे वो उसी के बारे में है ये. तो आप देख सकते हो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बट इसके बाद लाया गया. पहले एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय एडिंग द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट वाज फर्दर अमेंडमेंट बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. Which one of the following constitutional amendment introduces the anti-defection provision in the constitution of the first time? तो 52nd और 91st amendment एक्ट के तहत ये कहा गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो है जो मिनिस्टर्स है वो और इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर तो 15% से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए. इसके लिए ये कानून लाया गया था, मतलब अमेंडमेंट लाया गया था. 52nd constitution amendment is related to defection. In which amendment was the evil of defections from the political party in India enacted in by 52nd amendment? The authoritative text of Indian Constitution in Hindi was authorized to be published by which one of the following constitutional amendments? That is 58th amendment 1987. Okay. Which one of the following amendment to the Constitution is related to the lowering of the age of voters? तो ये 61st जो 61वां संशोधन था, है ना, इसको ऐसा था कि 61st Constitutional Amendment Act 1988 reduced the age for the right to vote from 21 to 18 years. It came into force on March 28, 1989. Okay. Which Constitution Amendment Act reduced the voting age from 21 to 18 years? तो आप देख सकते हो 61वां था. ये भी 66 नेशनल कैपिटल रीजन, ये तो दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन बनाना था तो ये 69th अमेंडमेंट एक्ट था, नॉट दिस वन. ओके, सो बाय विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज बीन मेड नेशनल कैपिटल, तो 69th अमेंडमेंट एक्ट था. विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्वर्ट द यूनियन टेरिटरी, ये सेम क्वेश्चन है. 69th 79th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ ST/SC इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ठीक है. Which constitutional amendment make provision for the reservation seat for SC and ST in the Lok Sabha and state assemblies? Okay, so that is 79th. The 93rd Constitution Amendment bill deals with the free and compulsory education for all children between age of 6 and 14 years. ठीक है. Right to education introduced through 86th Amendment came into force in 2010. Which constitutional amendment has added fundamental right to free and compulsory education of children between age of 16 to 14 years? That is 86th Amendment Act. Through which amendment of the Constitution has the right to education became a fundamental right? That is 86th Constitutional Amendment. Which amendment of to the Constitution inserted a new Article 21A in the Constitution providing right to education? That is 86th Amendment Act. Right to education has been included into fundamental right by the Constitution 86th. Consider the following statement about right to education and choose the correct answer. तो इसमें it try to achieve the aim of education for all. Yes, it's correct. Earlier, a provision for free and compulsory education was provided in Part 4th of the Constitution. So ये भी सही है क्योंकि DPSP में इसको ऐड किया गया था. It became fundamental right after 91st Amendment Act. ओके, तो नहीं, 91st अमेंडमेंट एक्ट तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, सो इट इज नॉट करेक्ट. तो 1 and 2 ओनली इज करेक्ट. ओके.
Which constitutional amendment bifurcated the combined national commission for scheduled caste and scheduled tribe into two separate bodies? तो 89th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो क्या करता था, कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन सा? जो 89th अमेंडमेंट एक्ट था उस। अच्छा, आप देख सकते हो जो भी क्वेश्चन सही है शेड्यूल कर ट्राइब, जो ट्राइबल स्टेट्स है ना वहां पे ट्राइब से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब जो स्टेट जिस मतलब वहां पे जिसकी भी संभावना है, मतलब आप समझ सकते हो, राजस्थान से है तो राजस्थान में जो भी प्रिविलिंग जो मुद्दे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए गए हैं। देखो आप झारखंड में ये ट्राइब्स वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी सेम वही है। तो ट्राइबल स्टेट्स में ट्राइब से रिलेटेड कोई अगर अमेंडमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल कोई एक स्टेबिलिटी हो रही है, कोई पॉलिटिकल मूव है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। Which of the following constitutional amendment acts seek that the size of the council of minister at the center and in state must not exceed 15% the total? देखो 91st amendment act था जो भी हमने देखा। The size of council of minister was fixed up to 15% of total members of Lok Sabha by which of the following constitutional amendment act? 91st. Which of the following constitutional amendment restrict the total number of ministers including the prime minister इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल? तो ये भी देखो सेम क्वेश्चन है, ये भी 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 सेम। By which constitutional amendment OBC have been given 27% reservation narrative to the educational institution? तो 93rd अमेंडमेंट एक्ट जो था ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने के लिए 2006 में पास किया गया था, ये ओबीसी से रिलेटेड है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्किंग कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो था, हमने ऊपर देखा था, आप देख सकते हो 97 अमेंडमेंट एक्ट जो था कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी 21। तो मैक्सिमम जो है इस आर्टिकल 243 के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स होंगे वो 21 से ज्यादा नहीं होंगे, 21 से ज्यादा नहीं होंगे। ओके, तो 21 होना चाहिए। 100th constitutional amendment was brought exchange of territory between India and Bangladesh. Under the Indian transferred 51 enclaves to Bangladesh. Bangladesh transferred 111 enclaves to India. ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो बड़ा ट्रिकी है, अभी इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा रेफरेंस इसमें दिया गया है जो गलत है, तो इसमें 51 नहीं दिए गए थे। आप देख सकते हो 100th अमेंडमेंट एक्ट जो था रेटिफाई करता है लैंड बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो एक्सचेंज किया गया था 111 इंडियन एनक्लेव्स टू बांग्लादेश एंड 51 बांग्लादेश इनक्लेव्स टू इंडिया। तो दिन स्वैप कर दिया है, ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर कर दिया। बांग्लादेश ने 51 दिए थे और इंडिया ने 111 दिया था इनक्लेव्स। ठीक है, तो बिल्कुल ये ऊपर नहीं है, इट इज अ स्वैप किया है इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी? तो 101st एक्ट जो था 2016 में, 101st एक्ट 2016 इंट्रोड्यूस्ड ऑन जुलाई 1st। मैच लिस्ट 1 and list 2 the select answer from the room. So constitutional 94th amendment act 2006, constitution 95th amendment act 2009, constitution 96th amendment act 2011, constitution 103rd। तो आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट है, ठीक है, क्या 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 है, 94th, 95th, 96th, 103rd अमेंडमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट यस हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो कॉन्स्टिट्यूशन 94th में आर्टिकल 164 जो है ये क्या कहता है? तो आर्टिकल 164 से रिलेटेड है 94th अमेंडमेंट एक्ट। कौन सी 95th अमेंडमेंट एक्ट है वो, ठीक है, 334। कॉन्स्टिट्यूशन 96th अमेंडमेंट एक्ट है वो 8th शेड्यूल से रिलेटेड है। एंड 103rd अमेंडमेंट एक्ट है वो आर्टिकल 15 से रिलेटेड है। ठीक है, आप देख सकते हो आंसर इज 1।
President Ramnath Kovind granted assent on Constitutional Amendment Act on 18 August 2021 by 105th Amendment Act जो था तो ये क्या किया था इन्होंने 18 अगस्त 2021 को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो है SC BC, ठीक है, तो इनके इससे रिलेटेड जो इनके एम्पावरमेंट के लिए सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो है SC BC हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने बिल लाया था और बिल पे अपना एसेंट दिया था। तो ये 105th अमेंडमेंट एक्ट जो है उस पे कंसिडर द फॉलोइंग अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो गोलकनाथ केशवानंद भारती 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब जो है इसमें हमें लगाना है कि पहले कौन आएगा। तो गोलकनाथ जो केस था वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ये 1967 में। केशवानंद भारती केस 1973 में था, सॉरी, ठीक है। 42nd ये 1976 में था, तो सबसे लास्ट में तो यही होगा 42वां संशोधन। तो अब देख सकते हो इसमें नहीं है, बाकी ये तीनों में तो फोर्थ लास्ट में दिया है। और गोलकनाथ केस फर्स्ट प्रेफरेंस में होगा, तो ये वाला तो खत्म हो गया। अब ये दोनों बचे और केशवानंद भारती सेकंड नंबर पर नहीं है, 73 में था। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो आप देख सकते हो कि 1971 में लाया गया था, ठीक है। तो 1 के बाद थर्ड होगा, तो आंसर इज ए। ये गोलकनाथ केस जो था 67 में आया था, केशवानंद भारती केस 1973, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 और 42nd जो था वो 76 में, ठीक है। In which of the following cases the Supreme Court limited the power of Parliament to amend the Constitution for the first time? In Golaknath versus State of Punjab, ठीक है। केशवानंद भारती केस इज important because the Supreme Court interpreted the basic structure of the Constitution. तो basic structure बताया गया था इसमें। In which case the Supreme Court of India gave the first time doctrine of basic structure in केशवानंद भारती केस, ठीक है। केशवानंद भारती केस में बताया गया था ये। Concept of basic structure of constitution was propounded in the Supreme Court in the case of केशवानंद भारती। केशवानंद भारती जहां भी दिख जाए आंसर बेसिक स्ट्रक्चर, तो सीधा आंसर मारिए केशवानंद भारती। इन इंडिया हु इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन, दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंप्लाइज दैट certain feature of constitution are so essential to that they cannot be abrogated. Which amendment of the constitution provide that no law passed to give effect to directive principle of state policy contained in article 39B and C shall be deemed to be void on the ground that it abuses right conferred article 14 and 19. So that is 25th Amendment Act. Through 44th Constitutional Amendment Act 1978, all the directive principles of state policy have been given preference over fundamental rights mentioned in Article 14 and 19. Supreme Court has let down in its verdict in Minerva Mills case that the preference of given only to the DPSP mentioned in Article 39B and 39C over fundamental right mentioned in Article 14 and 19. तो ये तो सही है, it is not correct. Okay. तो आंसर इज सी। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, मिनर्वा मिल्स, कियोटो ओलाहन एंड पी सांबा मूर्ति। तो आप देख सकते हो कियोटो ओलाहन जो था वो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट। सी का आंसर 2, दैट इज डी। बाकी इंदिरा गांधी जो था, मिनर्वा मिल्स जो है, कियोटो ओलाहन, सांबा मूर्ति। अब इसमें हम फटाफट आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जो था वो 39 अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड था। मिनर्वा मिल्स जो था वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पी सांबा मूर्ति जो है वो 32nd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जितने भी अमेंडमेंट एक्ट्स हैं ना, लाइक 52, 42, 39, 32, इसे आप कहीं ना कहीं पढ़ लीजिएगा। इसको अलग से मतलब जो भी ऑप्शंस में ये दिए हैं इनको आप डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ तो हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। अगर हमें पॉलिटी कंप्लीट करनी होगी लक्ष्मीकांत, तो हम फर्दर अपने जब वीडियोस लेकर आएंगे एक कंप्लीट वीडियो ऑन पॉलिटी,
तो उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल हम घटना चक्र की सीरीज कर रहे हैं। तो घटना चक्र में जितने भी आप देख सकते हो कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया रहता है, तो हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोक सभा। दिस विल be enforced from 15 years after becoming an act. There are provisions for the reservation of seats for scheduled caste women within the quota reserved for the scheduled caste. So provision will come into force from 18th Lok Sabha. So आप देख सकते हो, कह रहे हैं कि जो प्रोविजन है वो प्रभाव में कब से आएगा? 18वीं लोकसभा के बाद, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है भाई, ठीक है। आंसर इज 2 and 3। हाँ 15 ईयर्स ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ तो आप देख सकते हो, ये कह रहे हैं कि the provision relating to reservation of seats for women in the House of People, the Legislative Assembly of State and Legislative Assembly of NCT of Delhi shall come into after an exercise of delimitation undertaken for this purpose after the relevant figure for the first census taken after commencement of the Constitution। तो पहला जो सेंसस होगा, मतलब मुझे लगा 2026 वाला जो सेंसस होगा, इसके बाद ये इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 2023 डिलिमिटेशन, जो पहला डिलिमिटेशन होगा उसके बाद। तो अभी 26 जो अभी जो चल रहा है जनगणना 2026 वाले, इसके बाद ये कम इनटू इफेक्ट आएगा। तो पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत माना गया था कि 18वीं लोकसभा के लिए नहीं, ठीक है। अच्छा ये मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी तक कितने लोकसभा हो चुकी हैं। तो उसके बारे में अगर हम अभी बात करेंगे कि टोटल कितने लोकसभा अभी तक हो चुकी है, तो देख सकते हो अभी तक टोटल जो है कितनी लोकसभा हो चुकी हैं। तो टोटल 18 जनरल इलेक्शन अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। तो और ये इन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा जो थी 2024 में हुई थी 18वीं लोकसभा, है ना। तो अब जो 2029 में होगी वो 19वीं लोकसभा के लिए होगी, ठीक है। तो जब ये केम इनटू इफेक्ट की बात करता है, तो ये कह रहा है कि जो पहला सेंसस होगा, मतलब 2026 के बाद जो सेंसस 2027 में जब आएगा, तो 27 के बाद ये केम इनटू फोर्स। तो जाहिर सी बात है, तो 18वीं लोकसभा तो 24 में, अब वो डिसॉल्व होगी तो 2099 में, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। और 2023 के मतलब, है ना, पब्लिशिंग जो डेट है इसकी 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 के पब्लिशिंग के एक्सपायरेशन पीरियड इस यहाँ से 15 साल तक है ना, 15 ईयर्स तक है। तो ये 2023 15 साल तक ये लागू होगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप एक काम करना, आप ना फर्स्ट लोकसभा से लेकर के और 18 तक की जो डेट है, आप इसको याद करिए कब से कब हुई है, क्योंकि अब ना क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहा है आयोग। तो नेक्स्ट जो उसका क्वेश्चन बनाने के जो तरीका है, वो फ्रेमिंग होगी, वो इस पे होगी कि लोकसभा की जो डेट है वो दे देगा, ठीक है। बीच से कहीं 3-4 लोकसभा की डेट उठा करके मैचिंग में दे सकता है। तो हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो हम क्वेश्चंस को फ्रेमिंग का भी बहुत ख्याल रखते हैं कि आयोग, जब हम देखिए क्वेश्चन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, तब टैकल कर सकते हैं जब हम आयोग के जो मतलब अधिकारी जो क्वेश्चन पेपर फॉर्म करते हैं, उनकी सोच से एक कदम जब तक हम आगे नहीं चलेंगे तब तक हमारा एग्जाम नहीं होगा। और ये भी है कि हमें मतलब इतना पता होना चाहिए कि नेक्स्ट उनका मूव क्या होगा। जैसे क्वेश्चन, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, अब यहाँ से मुझे अंदाजा लगा कि हो सकता है कि भाई वो नेक्स्ट जो मूव करें क्वेश्चन बनाने को, तो फर्स्ट टू 18th जितने भी लोकसभा अभी तक हेल्ड हुए हैं उनकी डेट पे वो क्वेश्चन बना दे, फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करिए, है ना, उनकी डेट को कुछ भी कर सकते हैं भाई वो। The Constitution 98th Amendment Bill is related to Constitution of National Judicial Commission, ठीक है। तो 98th Amendment Bill जो है प्रेजेंटेड अरुण जेटली, द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन द एनडीए गवर्नमेंट। 101st किस लिए है? तो ये है
जीएसटी से रिलेटेड, ठीक है। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया हैव बीन इम्प्लीमेंटेड अप टू 2013? अभी तक 98, और अभी अगर मतलब अभी तक जो बता रहा हूँ 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक। 104th अमेंडमेंट जनवरी 2020 तक 104 हो चुके हैं। और अभी अगर मैं बात करूं वर्तमान की अवस्था है तो टिल नाउ हाउ मेनी अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तक कितने हुए? तो अभी तक टोटल 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं, और 106 हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। देख सकते हो ये नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम जो था लास्ट 116th नारी शक्ति वंदन, ठीक है, ये लास्ट जगह नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो था ये लास्ट 106 था, ठीक है। और 103 जो था वो देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन से रिलेटेड था, 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है 103 था। और 101 जो है वो जीएसटी से रिलेटेड है, और 73rd 74th, तो ये जो इंपॉर्टेंट है अभी जो लास्ट के आप देख सकते हो 106 101 103, ये तीनों आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट आप देख सकते हो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज इज मेंशन्ड इन पार्ट 17th Article 343 to 351 of the Indian Constitution. According to Article 343, the official language of Union shall be Hindi in Devanagari script, and the digit used for official purpose shall be an international form of Indian numerals. ठीक है। Under Article 344, President has the power to form a commission related to the official language. According to Article 344, President shall, at the expiration of 5 years from the commencement of the Constitution and thereafter at the expiration of 10 years from such commencement, by order constitute a commission on official language. The first official language commission under the chairmanship of BG was constituted in 1955 according to Article 344 Clause 4. There is a provision to form a 30-member joint parliamentary committee on official language. ठीक है। The committee consists of 20 members from Lok Sabha and 10 members from Rajya Sabha. Any language can be added in the Indian Constitution under the 8th schedule. Initially, only 14 languages were added to Indian Constitution. Sindhi language was added to Indian Constitution by 21st Constitutional Amendment Act 1967. Konkani, Manipuri, Nepali were added in 71st Constitutional Amendment Act in 1992 in Act schedule. 2003 Bodo, Dogri, Mathili and Santhali 92nd Amendment Act में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। At present, 22 languages are there in its schedule. According to Article 345, the legislature of state may by law adopt any of one of the language in use in a state or Hindi as a language or languages to be used for all of any of the of like official purpose of their state. Till such adoption, English language shall continue to be used for official purpose. There is a description of official language for communication between two states or between state and the union in Article 346. According to Article 347, there is a special provision relating to language spoken for by a section of population of a state. Hindi was accepted by the Constituent Assembly as the official language on 14th September 1949, and 14th September is officially celebrated as Hindi Divas. Okay. According to Article 341 Clause 1, Subclause A, all proceeding in the Supreme Court and every High Court shall be done in English language. Okay. Under 348 Clause 2, with the previous consent of President, the Governor of a state may authorize the use of Hindi or any other language used for any official purpose of the state in proceeding in the High Court having its principal seat in that state. According to Article 350A, there is a provision of facilities for instruction in the mother tongue at primary stage. Article 350B provides for the establishment of a special officer for linguistic minorities. Officer shall be appointed by President and shall investigate all matters relating to safeguard for linguistic minorities, reporting directly to the President. Okay, तो अभी देख सकते हैं कि जो पार्ट भाग 17 है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसकी बात कही गई है, मतलब भाषा की बात करी गई है। आर्टिकल 343 है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी। तो जो केंद्र की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी देवनागरी स्क्रिप्ट में, और जो डिजिट वगैरह यूज किए जाएंगे नंबर्स को लिखने के लिए वो इंडियन न्यूमरल्स होने चाहिए इंटरनेशनल फॉर्म में जो है। आर्टिकल 340 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित कोई कमीशन फॉर्म कर सकता है, और उसका जो एक्सपायरी होगी कमीशन की वो 5 साल है।
और फिर आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो थी वो बीजी खेर ने की अध्यक्षता में बनी थी। कब? 1955 में। ठीक है। आर्टिकल 340 क्लॉज 4 कहता है कि 30 मेंबर की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी होगी ऑफिशियल लैंग्वेज की, एंड कमेटी कंसिस्ट 20 मेंबर जो होंगे वो लोकसभा के होंगे, 10 मेंबर होंगे वो राज्यसभा के होंगे। एनी लैंग्वेज कैन बी एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 8th के शेड्यूल। इनिशियली ओनली 14 लैंग्वेज, तो इनिशियल में केवल 14 लैंग्वेज थे, फिर बाद में ऐड किए गए हैं। कब कब? तो सिंधी लैंग्वेज जो है पहली बार 21वीं लोकसभा 21वीं जो मतलब संवैधानिक संशोधन था 1967 में 1967 में, उसके तहत ऐड किया गया। फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71st से ऐड हुए हैं। और कब हुआ था? 1992 में। फिर 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ऐड किया गया। फिर 90 इसको कब किया गया? 2003 वाले को 92nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है। फिर अभी जो है 22 टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज हैं ये 8वें अनुसूची में। ठीक है। और 345 जो अनुच्छेद है उसके तहत यह है कि कोई भी राज्य है वो अपना मतलब एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है। एक हिंदी हो सकता है, हिंदी के अलावा एक और भी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है जो क्षेत्रीय भाषा है उसके तहत है। फिर आर्टिकल 346 भी है। 347 में कह रहे हैं कि स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। तो 347 भी है वही, मतलब कोई भी अगर सेक्शन वहां ज्यादा बोलता है जिस भाषा को, उससे रिलेटेड। और 14 सितंबर 1949 को पहली बार मतलब हिंदी को अडॉप्ट किया गया था, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 348 जो है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज होगी। और जो 348 क्लॉज 2 है उसके तहत प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होंगे वो राज्य में भाषा हिंदी रखें या अलग रखें, कोई और रखना चाहें तो उसके लिए ऑफिशियल पर्पस के लिए उन्होंने ये मतलब प्रावधान किया है। आर्टिकल 350A जो है कि मदर टंग जो है, मदर टंग प्राइमरी स्टेज पे वो फैसिलिटी में मतलब बोल सकते हैं, आर्टिकल 350A में है ना। 350D क्या कहता है? वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड आर्टिकल है 350B। और एक जो ऑफिसर अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, जो मतलब सेफ गार्ड करेगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है उनको, उनके लिए, और जो रिपोर्ट होगा वो डायरेक्ट राष्ट्रपति को करेगा। ठीक है। तो अभी क्वेश्चंस देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर अडॉप्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ स्टेट? तो ये आर्टिकल 355। ठीक है। Parliament can amend the provision on official language of India under the Constitution by ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। Which of the following is correct about the language mentioned in the Constitution of India? तो बोडो जो था 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। Which article of Constitution provide that every state shall endeavor to provide an adequate facility for instruction in mother tongue? 350A। 344 के तहत ऑफिशियल लैंग्वेज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बीजी खेर कमेटी। ठीक है। Which of the following language were added in the 8th schedule of constitution in 2003? That is Santhali। 1993 which of the following language was not included in 8th schedule? तो इसमें तो सारे ही ऐड किए गए हैं। इसमें भी देखो 92nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया। कब? Which of the following language is not included in the 8th schedule? तो भोजपुरी नहीं है, बाकी सब हैं। Which of the following language has been added to 8th schedule? तो सिंधी भी है, कोंकणी भी है, बाकी संस्कृत और पंजाबी नहीं है। संस्कृत क्लासिक लैंग्वेज है। ठीक है। Which of the following is not included in 8th schedule? तो गुजराती, राजस्थानी, कश्मीरी, डोगरी। राजस्थानी नहीं ऐड किया गया है। Is not included in the 8th schedule? तो नेपाली, डोगरी, बोडो ये तीनों हैं, भोजपुरी नहीं है, तो ओनली 4। Constitution 71st Amendment Act 1992 to amend the 8th schedule of the Constitution to include which of the following language? अच्छा, एक चीज मैं मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो प्रोसीजर है, मतलब क्या मतलब स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए किसी मतलब भाषा को, उसके लिए आपको थोड़ा सा जैसे मेंस के पर्पज से अगर हम देखें तो अगर और डिटेल में क्या क्या मतलब क्राइटेरिया फॉलो करने चाहिए एक लैंग्वेज को, है ना।
क्योंकि आप देख सकते हो कि जो लैंग्वेजेस ऐड की जाती हैं एथ स्केड्यूल में उसका बड़ा महत्व है। तो अभी तक भोजपुरी को तो शायद नहीं ऐड किया गया है, क्योंकि आप देख सकते हो क्वेश्चन में भोजपुरी दिया है, भोजपुरी को अभी तक ऐड नहीं किया गया है। तो जो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हुए हैं वो इस वजह से नहीं हुए हैं क्योंकि कुछ रीजनल चीजें हैं, और क्योंकि साहित्यिक कोई ऐसा मतलब हुआ नहीं है, क्योंकि उस लैंग्वेज में साहित्य का विस्तार होना चाहिए। लिटरेचर का बहुत बड़ा रोल है किसी भी लैंग्वेज को फर्दर स्प्रेड करने के लिए। Constitution 71st Amendment Act 1992 amends the 8th schedule of the Constitution to include the which of the following language। तो कोंकणी भी है, मणिपुरी भी है, नेपाली मैथिली 71st अमेंडमेंट एक्ट के तहत मैथिली नहीं ऐड हुआ था, ठीक है। तो ओनली 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल। तो इंग्लिश नहीं है, बाकी सारे लगभग हैं। द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज अभी तक 22 हो चुकी हैं। संस्कृत लैंग्वेज स्टेटस ऑफ सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, तो उत्तराखंड ने दिया है इसको सेकेंड लैंग्वेज की। इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, दैट इज बंगाली। Which of the following is the correct sequence in descending order of Indian constitution being used as a mother tongue। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देख सकते हो 1 4 2 3, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका है? बंगाली, फिर तेलुगु, फिर मराठी, तमिल, ऐसे करके हैं। 2011 के डेटा से हम देख सकते हैं। तो हिंदी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है, फिर बंगाली, फिर मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल, ठीक है। तो 43.60% है हिंदी बोलने वालों की संख्या। Which of the following is language of Baluchistan but from philological aspect it is a language of Dravidian family। तो Brahui is the language of Baluchistan but from a philological aspect it is language of Dravidian family। Recent the government of India has approved inclusion of some language in the list of classical language, now they have been। तो अभी तक टोटल कितनी हो चुकी है? 11 ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुके हैं, ठीक है। अब ये डेट याद कर लेना कब कब, मतलब तमिल में देख सकते हो, तमिल को फर्स्ट क्लास लैंग्वेज थी, फिर उसके बाद संस्कृत 2005 में भी होना, फिर तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में, ठीक है। तो अभी तक टोटल कितने हैं? 11 क्लासिक लैंग्वेज जो हैं वो बन चुकी हैं टोटल, ठीक है। अभी अक्टूबर 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत और असामी और बंगाली को भी मतलब क्लासिक लैंग्वेज में ऐड किया गया है। कब? अक्टूबर 2024 में। तो पहले देख सकते हो पहले कितनी थी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पहले 6 थी, 1 2 3 4 5 6, और अभी अब देख सकते हो 5 ऐड हुई हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी और बंगाली। तो 12 अक्टूबर 2004 में पहली बार क्लासिक लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया और तमिल को पहला लैंग्वेज क्लासिक डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मे बी हमारे इस साल के एग्जाम में आ भी सकता है ये क्वेश्चन। विच इंडियन लैंग्वेजेस आर अकॉर्डिंग द स्टेटस ऑफ क्लासिक लैंग्वेज। तो तेलुगु, मराठी, बंगाली। तो अब देख सकते हो, अब जैसे अगर आंसर जो है अभी 2025 में पूछ रहे हैं ये, तो अभी इंडियन लैंग्वेज है हो चुकी है, तो मोर देन वन ऑफ देम, क्योंकि तेलुगु भी है, मराठी भी है, बंगाली भी है, तीनों को ऐड करने का बात किया गया। आप देख सकते हो मराठी भी है, पाली भी है, प्राकृत, आसामी और बंगाली, ठीक है। तो ये सारे होंगे, तो मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर होगा इसका। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। तो कन्नड़ है और तेलुगु भी है, 2 और 3 ओनली, ठीक है। तो पंचायती राज अब हम कल अपने जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ गुड डे।